हेलो दोस्तों। आज हम करने वाले हैं ऐसे 580 रिटन रिप्रेजेंटेशन। तो बेसिक एलिमेंट्स क्या है रिटन रिप्रेजेंटेशन का? सबसे पहला, रिटन रिप्रेजेंटेशन देता कौन है और किसको देता है? तो रिटन रिप्रेजेंटेशन देता है मैनेजमेंट टू ऑडिटर। क्या क्या ये सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है? नहीं, ये एक नेसेसरी ऑडिट एविडेंस है, बट ये सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है। ओके, तो देखते पहला, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर लिखा हो या रिटन रिप्रेजेंटेशन लिखा हो, बात एक ही है। बेसिक एलिमेंट्स क्या है? रिटन स्टेटमेंट बाय मैनेजमेंट प्रोवाइडेड टू ऑडिटर, बाय मैनेजमेंट टू ऑडिटर to confirm certain matters or support other audit evidence. Written representation in this context do not include financial statement, assertions therein, or supporting books or records. ठीक है? रिटन रिप्रेजेंटेशन ना तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड होता है, ना ये किसी टाइप का असर्शन है। असर्शंस मतलब कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, कट ऑफ, ये सब कुछ नहीं है। ना ये सपोर्टिंग बुक्स या रिकॉर्ड्स में मेंटेन रहता है। ये ऐसा होता है कि ऑडिटर कुछ मैनेजमेंट से कंफर्मेशन के लिए मांगता है, तो वो इन राइटिंग मैनेजमेंट ऑडिटर को दे देता है टू कंफर्म। ओके, रिटन रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड नेसेसरी ऑडिट एविडेंस। ये एक नेसेसरी ऑडिट एविडेंस है, बट दे डोंट प्रोवाइड सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑन देयर ओन। ठीक है, दे डोंट प्रोवाइड सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑन देयर ओन अबाउट एनी मैटर विथ विच दे डील। ओके, अब इस केस में ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑडिटर का? 3 पॉइंट है। वो रिटन रिप्रेजेंटेशन लेता है, फिर दूसरा, ये एक तरह का सपोर्ट होता है टू द ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन्ड, और फिर उसे रिस्पॉन्ड करता है। तो ऑब्टेन करता है मैनेजमेंट से रिटन रिप्रेजेंटेशन। इस किस चीज के लिए वो ऑब्टेन करता है? ये चेक करने के लिए that they have fulfilled their responsibility for preparation of financial statement and for completeness of information provided to auditor। ठीक है, तो रिटन रिप्रेजेंटेशन किस चीज के लिए लेता है कि जो मैनेजमेंट ने फुलफिल किया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फॉर कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू ऑडिटर। जितना भी इंफॉर्मेशन दिया मैनेजमेंट ने ऑडिटर को, वो कंप्लीट है। इस चीज का रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देता है। सेकंड, टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंस रेलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्पेसिफिक असर्शंस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो ऑडिट एविडेंसेस मिलता है ऑडिटर को, उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको और थोड़ा कंफर्म करने के लिए ऑडिटर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेता है मैनेजमेंट से। सो सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंस रेलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्पेसिफिक असर्शंस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। Last, to respond appropriately to written representation provided by management, or if management do not provide the written representation requested by the auditor. तो ऑडिटर क्या करता है? रिस्पॉन्ड करता है अप्रोप्रिएटली टू रिटन रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट। मतलब जो भी रिटन रिप्रेजेंटेशन आया उसके हिसाब से जैसा बनता है कंक्लूड करता है, और फिर फाइनली ऑडिट ओपिनियन में अपना रिपोर्ट कर देता है। और इन केस इफ मैनेजमेंट डू नॉट प्रोवाइड द रिटन रिप्रेजेंटेशन रिक्वेस्टेड बाय द ऑडिटर, तो उसके हिसाब से भी अप्रोप्रिएटली वो रिस्पॉन्ड करता है। मतलब अपने ऑडिट रिपोर्ट में वो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे सकता है या क्वालिफाई कर सकता है। ओके, नेक्स्ट, डेट एंड पीरियड कवर्ड बाय रिटन रिप्रेजेंटेशन। तो पहला डेट के बारे में बात करते हैं। डेट कैन नॉट बी, ऑडिट रिपोर्ट कैन नॉट बी डेटेड बिफोर द डेट ऑफ ऑडिट रिटन रिप्रेजेंटेशन, बिकॉज रिटन रिप्रेजेंटेशन एक ऑडिट एविडेंस है, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट नहीं है, बट नेसेसरी ऑडिट एविडेंस है। उसके बेसिस पे ऑडिटर कंक्लूजन बनाता है और उसके बेसिस पे फिर ऑडिट रिपोर्ट बनाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमेशा ऑडिट रिपोर्ट के पहले का डेट ही रहेगा रिटन रिप्रेजेंटेशन का। ओके, नेक्स्ट, रिटन रिप्रेजेंटेशन आर डेटेड एज नियर एज प्रैक्टिकेबल। जितना करीब हो अपने ऑडिट रिपोर्ट के, उतना अच्छा है रिटन रिप्रेजेंटेशन का डेटेड होना, बट नॉट आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट का तो बात हो ही नहीं सकता है। जितना एज नियर एज पॉसिबल हो उतना अच्छा, जितना पास उतना खास। ठीक है, रिटन रिप्रेजेंटेशन आर डेटेड एज नियर एज प्रैक्टिकेबल टू, बट नॉट आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट, बिकॉज ऑडिटर इज कंसर्न विद इवेंट्स अकरिंग अप टू डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। क्योंकि ऑडिटर किस चीज के लिए कंसर्न है? इवेंट अकरिंग अप टू डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट दैट मे रिक्वायर एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो 31 मार्च तक के लिए ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल होता है। 31 मार्च के बाद से लेकर के ऑडिट रिपोर्ट के दिन तक, जिसे कहते हैं सब्सिक्वेंट इवेंट, कोई ऐसा इवेंट अगर होता है, उस दिन तक के लिए भी ऑडिटर ऑडिटर कंसर्न होता है। उसकी उसके उसका ऑब्लिगेशन है कि वो अपने ऑडिट रिपोर्ट में उसे इंक्लूड करे। ओके,
तो इसलिए जितना करीब रहेगा ऑडिट रिपोर्ट के रिटर्न रिप्रेजेंटेशन उतना अच्छा, जितना पास उतना खास. In some circumstances, it may be appropriate for auditor to obtain written representation about specific assertions in financial statement during the course of audit. ठीक है, किसी किसी केस में अप्रोप्रिएट रहता है ऑडिटर को कि वो एक रिटन रिप्रेजेंटेशन ले ले अबाउट स्पेसिफिक असर्शंस, जैसे कंप्लीटनेस, एग्जिस्टेंस, इन सब के बारे में वो रिटन रिप्रेजेंटेशन ले ले इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट. इन दिस केस इट मे बी नेसेसरी टू रिक्वेस्ट एन अपडेटेड रिटन रिप्रेजेंटेशन. ओके, अब बात करते हैं पीरियड की. तो रिटन रिप्रेजेंटेशन आर फॉर ऑल पीरियड्स रेफर्ड इन ऑडिटर्स रिपोर्ट. जितना ऑडिट रिपोर्ट में पीरियड कवर्ड है, जनरली एक फाइनेंशियल ईयर रहता है, तो रिटन रिप्रेजेंटेशन उस पीरियड का रहता है. जस्ट इन केस 31 मार्च के बाद, मतलब फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद कुछ इवेंट हो गया और ऑडिट रिपोर्ट से पहले हो गया, जिसे कहते हैं सब्सीक्वेंट इवेंट, उसका भी ऑडिट रिपोर्ट रहता है, क्योंकि उस ऑडिट रिपोर्ट में वो सब्सीक्वेंट इवेंट भी मेंशन्ड है. ठीक है, तो written representation are for all periods referred in auditor's report because management needs to reaffirm that written representation it previously made with respect to prior periods remain appropriate. वो reaffirm करना चाहता है कि जो previous period में उसे written representation मिला था वो अभी भी appropriate है. Auditor and management may agree to a form of written representation that updates written representation uh, relating to prior periods by addressing whether there are any changes to such written representation. तो मैनेजमेंट और ऑडिटर क्या हो सकता है, अग्री कर सकता है कि एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ रिटन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, एक पर्टिकुलर फॉर्म, मतलब रैंडम कुछ भी फॉर्मेट नहीं, एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ रिटन रिप्रेजेंटेशन जिसकी वजह से अगर कोई भी चेंजेस आता है तो वो प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट हो जाए उस रिटन रिप्रेजेंटेशन में. Situations may arise where current management were not present during all periods referred to in audit report. अब स्टार्टिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में क्या हुआ, मैनेजमेंट कोई और था, फिर बीच में सारा कोई हट गया. ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन अराइज हो गया कि करंट मैनेजमेंट जो आज के दिन में जो फाइनली ऑडिट रिपोर्ट वाले टाइम पे जो मैनेजमेंट है वो उस समय प्रेजेंट नहीं था जब रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑडिटर ने लिया था शुरू में. This, however, does not diminish such person's responsibilities for financial statement as a whole. ठीक है, तो ये डिमिनिश नहीं करता उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सर मुझे तो नहीं पता, मैं तो था नहीं, ये सब बहाना नहीं चलेगा वहां पे. Accordingly, requirement for auditor to request written representation that cover whole of the relevant period still applies. ठीक है, अगर मैनेजमेंट चेंज हो गया, स्टिल जो होल पीरियड है जिसके ऊपर ऑडिट रिपोर्ट बन रहा है उसके ऊपर वो पूरे पीरियड का रिटन रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए. Okay. अब अगर डाउट आ जाता है एज टू द रिलायबिलिटी ऑफ रिटन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, मतलब रिटन रिप्रेजेंटेशन में भी डाउट आ रहा है कि मैनेजमेंट ने सही लिखा है, गलत लिख के कुछ भी बना करके दे दिया, तो उस केस में क्या होगा. तो बोलता है इफ रिटन रिप्रेजेंटेशन इज are inconsistent with other audit evidence, auditor shall perform audit procedure. ठीक है, जो अदर ऑडिट एविडेंस मिला ऑडिटर को उससे रिटन रिप्रेजेंटेशन इनकंसिस्टेंट है तो ऑडिटर परफॉर्म करेगा ऑडिट प्रोसीजर टू अटेम्प्ट टू रिजॉल्व द मैटर. इफ मैटर रिमेन्स अनरिजॉल्व, मैटर अनरिजॉल्व रह गया, reconsider assessment of competence, integrity, ethical values or diligence of management and determine effect on reliability of representation, oral or written, and audit evidence in general. ठीक है, इसको शॉर्ट करके बात करते हैं. अगर डाउट अराइज होता है एज टू द रिलायबिलिटी ऑफ रिटन रिप्रेजेंटेशन तो कब हो सकता है, जब ऑडिट एविडेंस ऑडिटर को कुछ मिला ड्यूरिंग द ऑडिट और मैनेजमेंट ने जो रिटन रिप्रेजेंटेशन दिया है वो इनकंसिस्टेंट है. तो उस केस में क्या करेगा ऑडिटर, क्या करेगा ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा इस मैटर को रिजॉल्व करने के लिए. अगर मैटर अनरिजॉल्व रह जाता है, ओके, अगर मैटर अनरिजॉल्व रह जाता है तो फिर वो कंसिडर करेगा असेसमेंट ऑफ डाइस, ठीक है, डिलीजेंस, इंटीग्रिटी, एथिकल वैल्यूज, कंपीटेंस. ठीक है, तो मैनेजमेंट का डिलीजेंस चेक करेगा, इंटीग्रिटी चेक करेगा, एथिकल वैल्यूज चेक करेगा और कंपीटेंस दोबारा से चेक करेगा और डिटरमाइन करेगा इफेक्ट ऑन रिलायबिलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, कि कितना रिलाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उसके रिप्रेजेंटेशन पे. वो रिप्रेजेंटेशन ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, एंड ऑडिट एविडेंस इन जनरल. ठीक है, मतलब अगर ये अनरिजॉल्व रहेगा ना तो उसको शुरू से शक हो जाएगा उस लोगों पे, उसकी मतलब सच्चाई पे शक हो जाएगा, उसके एथिकल वैल्यूज पे शक हो जाएगा, उसके कंपीटेंस पे चेक हो जाएगा. फिर ऑडिटर सोचेगा क्या कितना उसके रिप्रेजेंटेशन पे रिलाई कर सकते हैं.
कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते, थोड़ा कर सकते, कम कर सकते हैं, वो पूरा शुरू से सोचना शुरू करेगा। ठीक है। एंड ऑडिट एविडेंस इन जनरल, उस पर कितना रिलाई किया जा सकता है। इफ ऑडिटर कंक्लूड्स दैट रिटन रिप्रेजेंटेशन आर नॉट रिलायबल, वो कंक्लूड करते हैं कि रिलायबल नहीं ऑडिट रिटन रिप्रेजेंटेशन, टेक अप्रोप्रिएट एक्शन इंक्लूडिंग डिटरमाइनिंग पॉसिबल इफेक्ट ऑन ओपिनियन इन ऑडिटर्स रिपोर्ट एज पर एस 705, मतलब मॉडिफिकेशन। अगर नहीं रिलाई किया जा सकता तो ऑडिटर मॉडिफाई कर देगा रिपोर्ट। लास्ट, अगर ऑडिटर ने रिक्वेस्ट किया रिटन रिप्रेजेंटेशन लेकिन और मैनेजमेंट ने प्रोवाइड नहीं किया, तो क्या करेंगे? तो डिस्कस करेगा मैटर मैनेजमेंट के साथ कि क्यों नहीं दे रहे भाई, क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ हो रहा है। फिर अब क्योंकि पहले क्या होता कि उसे डाउट हुआ था अबाउट द रिलायबिलिटी, अब उसने, अब इस केस में क्या हो रहा है कि मैनेजमेंट दे ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं लिख रहा, पहले तो गलत लिख रहा था, अब कुछ नहीं लिख रहा। तो फिर ऑडिटर क्या करेगा? रीइवैल्यूएट करेगा इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट और इवैल्यूएट करेगा इफेक्ट ऑन रिलायबिलिटी। सेम, पहले भी वही किया था, रिलायबिल इंटीग्रिटी चेक किया था और रिलायबिलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन पे उसको इवैल्यूएट किया था। फिर टेक अप्रोप्रिएट एक्शंस इंक्लूडिंग डिटरमाइनिंग पॉसिबल इफेक्ट ऑन द ओपिनियन, अप्रोप्रिएट एक्शन लेगा इंक्लूडिंग डिटरमाइनिंग पॉसिबल इफेक्ट ऑन द ओपिनियन इन ऑडिटर्स रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद एस 705। फिर उसके बाद फिर भी लगेगा यार बेकार है, कोई फायदा नहीं है, रिलायबल नहीं है बिल्कुल भी, तो वो एस 705 के हिसाब से अपना ओपिनियन दे देगा। फिर ऑडिटर शैल डिस्क्लेम एन ओपिनियन इन अकॉर्डेंस विद एस 705, तो एस 705 के हिसाब से डिस्क्लेम कर देगा ओपिनियन। अगर ऑडिटर कंक्लूड करता है कि सफिशिएंट डाउट अबाउट इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट के इंटीग्रिटी पे उसको काफी भारी शक हो चुका है, सच दैट रिटन रिप्रेजेंटेशन आर नॉट रिलायबल, मतलब उससे अगर ले भी ले रहा है ना रिटन रिप्रेजेंटेशन, तो रिलायबल नहीं है, कोई मतलब नहीं है, वो कुछ भी लिख के जाएगा। और फिर दूसरा, मैनेजमेंट डज नॉट प्रोवाइड रिटन रिप्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड, और दूसरा कि उसने रिटन रिप्रेजेंटेशन दिया ही नहीं, तो क्या होगा? ऐसे 705 के हिसाब से, जो कि मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन की बात करता है, उसके हिसाब से ऑडिटर अपना ओपिनियन दे देगा इन द ऑडिट रिपोर्ट। तो ये छोटा सा चुन्नू मुन्नू चैप्टर था, बिल्कुल फटाफट हो गया खत्म। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। First question. In the course of audit of K Limited, its auditor, Mr. N, observed that there was a special audit conducted at the instance of the management on a possible suspicion of fraud and requested for a copy of the report to enable him to report on the fraud aspects. तो हुआ क्या? के लिमिटेड है, उसके मैनेजमेंट को शक हुआ, सस्पेशन हुआ कि कुछ फ्रॉड हो सकता है, तो उसने क्या किया? एक स्पेशल ऑडिट कंडक्ट करा दिया मैनेजमेंट ने ऑफ के लिमिटेड। ये बात ऑडिटर को पता चली। जब ऑडिटर को पता चली तो उसने बोला कि एक कॉपी मुझे दे दो, रिपोर्ट की एक कॉपी मुझे दे दो कि फाइनली तुम्हारे उस ऑडिट में, स्पेशल ऑडिट जो तुमने कराया था, उसके रिपोर्ट में क्या निकला। ठीक है। डिस्पाइट मेनी रिमाइंडर्स इट वॉज नॉट प्रोवाइडेड, बहुत बार मांगने के बाद भी ऑडिटर के उससे मिला नहीं। इन एब्सेंस ऑफ द स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट, मिस्टर एन इंसिस्टेड दैट ही बी प्रोवाइडेड विद एटलीस्ट अ रिटन रिप्रेजेंटेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्रॉड ऑन और बाय द कंपनी। तो मिस्टर एन ने इंसिस्ट किया कि एटलीस्ट यार रिटन रिप्रेजेंटेशन दे दो, कोई भी फ्रॉड कंपनी पे हुआ है या कंपनी ने किया है। फॉर दिस रिक्वेस्ट ऑल्सो द मैनेजमेंट रिमेन साइलेंट, प्लीज गाइड मिस्टर एन। तो इस रिक्वेस्ट में भी मिस्टर एन को कुछ नहीं मिला, रिटन रिप्रेजेंटेशन भी नहीं मिला। तो भी हमने देखा था, अगर रिटन रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता तो फिर क्या करता है ऑडिटर? डिस्कस करता है मैनेजमेंट के साथ, री इवैल्यूएट करता है इंटीग्रिटी मैनेजमेंट की और इवैल्यूएट करता है इफेक्ट ऑन रिलायबिलिटी। ठीक है। फिर अप्रोप्रिएट एक्शन लेता है अपने, और फिर डिटरमाइन करता है कि पॉसिबल इफेक्ट ऑन द ओपिनियन क्या होगा ऑडिटर रिपोर्ट में एज पर एस 705। तो ये काम करता है ऑडिटर अगर उसने जो रिटन रिप्रेजेंटेशन रिक्वेस्ट किया उसे प्रोवाइड नहीं किया गया। पर यहाँ पे एक स्पेशल केस भी है फ्रॉड का। तो फ्रॉड जैसे ही आता है तो एक ऐसे अट्रैक्ट होता है ऐसे 240 प्लस कंपनीज एक्ट में 143 सबसेक्शन 12 एंड कारो 2020 में भी पैरा 3 क्लॉज 11। ठीक है। तो इन सब का भी हमें रेफरेंस देना पड़ेगा। पर जो मुद्दे की बात है, क्योंकि अभी 580 कर रहे हैं, तो सबसे पहला ये देख लेते क्या है। तो ऐसे 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, इफ मैनेजमेंट डज नॉट प्रोवाइड द रिक्वेस्ट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, द ऑडिटर शैल डिस्कस द मैटर विद मैनेजमेंट, re-evaluate the integrity of management and evaluate the effect that this may have on the reliability of representation, oral or written, and audit evidence in general. Take appropriate action इंक्लूडिंग डिटरमाइनिंग द पॉसिबल इफेक्ट ऑन द ओपिनियन इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। ये तो हमने देख लिया।
A possible effect on the audit report क्या होगा? The auditor shall disclaim an opinion on the financial statement if the auditor concludes that there is sufficient doubt about the integrity of management such that the written representation is not reliable or management does not provide the written representation. तो opinion disclaim कर देगा क्योंकि उसे written representation मिला नहीं, written representation मिला नहीं मतलब उसे audit evidence मिला नहीं, जिसकी वजह से उसके शक हो गया about the integrity of management. ओके तो ये तो हमारे मुद्दे की बात होगी जो हमने पढ़ा है अभी 580. अब देख लेते और क्या आंसर का पार्ट. As per 240, SA 240, the auditor's responsibility relating to fraud in an audit of financial statements, the primary responsibility for the prevention and detection of fraud rests with both TCWG of the entity and management. तो primary responsibility fraud को prevent करने की, detect करने की किसकी होती है? TCWG और management की. In addition, an auditor conducting an audit in accordance with SAs is responsible for obtaining reasonable assurance that the financial statement taken as a whole are free from material misstatement, whether caused by fraud or error. तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, ठीक है, लेकिन जब ऑडिटर कंडक्ट कर रहा हो ऑडिट तो ऑडिटर को ऑब्टेन करना होगा एक रीजनेबल अश्योरेंस कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एज अ होल फ्री है फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, चाहे वो फ्रॉड की वजह से हुआ हो या फिर एरर की वजह से हुआ हो. ठीक है, ये हो गया 240 के बारे में डिस्कशन हो गया फ्रॉड की वजह से. फिर 580 के बारे में हमने कर लिया यहाँ तक. फिर इन द इंस्टेंट केस ये कहानी है, जो क्वेश्चन की कहानी वैसी दोबारा से. फिर अब आते हैं सेक्शन 143.12 और कारों पे. 143 क्या बोलता है? 143.12 of Companies Act 2013 requires that if an auditor of a company is in the course of performance of his duties as an auditor, has reason to believe that an offence of fraud involving such amount or amounts as may be prescribed is being or has been committed by the in the company by its officer, the auditor shall request the matter to the central government, shall report the matter to the central government within such time and in such manner as may be prescribed. For this purpose, Rule 13 prescribes an amount of rupees 1 crore or more. ठीक है, तो सेक्शन 143.12 किस चीज की बात करता है? फ्रॉड ऑन द कंपनी, कंपनी पे फ्रॉड हुआ है तो सेक्शन 143.12 लगता है. कार्य 2020 दोनों पे लगता है, फ्रॉड ऑन द कंपनी हुआ हो या फ्रॉड बाय द कंपनी हुआ हो. तो para 3 clause 11 of CARO 2020 also requires the company auditor to report whether any fraud by the company or any fraud on the company by its officer or employees has been noticed or reported during the year. If yes, nature and the amount involved is to be indicated. Conclusion: the auditor is required to state the fact in his report, and he should also disclaim an opinion. On the financial statement. In exceptional circumstances, he may also consider whether it is appropriate to withdraw from the engagement. ठीक है, अगर उसे सही लगे, सिर्फ डिस्क्लेमर से मजा नहीं आ रहा तो वो कंसिडर कर सकते हैं कि विड्रॉ कर ले एंगेजमेंट से. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. नेक्स्ट चलते हैं. PRSH and company is the statutory auditor of Make My Journey Limited. The company is in the business of tours and travels. Annual turnover of the company is INR 2000 crores and profit INR 190 crores. During the planning meeting of the management and the auditors, it was discussed that the management need to provide written representation letter to the auditor for the preparation of the financial statement and for the completeness of information provided to the auditor. तो पहले डिस्कस हो गया प्लानिंग के टाइम पे कि मैनेजमेंट जो है वो रिटन रिप्रेजेंटेशन देगा ऑडिटर को अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और दूसरा कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑडिटर को मैनेजमेंट ने दिया इसके रिगार्डिंग रिटन रिप्रेजेंटेशन दे देगा. At the time of closure of the audit, there has been some confusion about the requirement of written representation letter. ठीक है, लास्ट में confusion हो गया about the requirement of written representation letter. Management argued that representation need not be written. It can also be verbal, which has been provided to the audit team during the course of audit. Auditors have completed their documentation and hence, in a way, representation based on verbal discussion with the auditor has also got documented. Okay. Auditors explained that this is mandatory to obtain written representation in accordance with requirement SA 580. However, still some confusion remains regarding date and period covered by the written representation. तो इतने दूर का जो ड्रामा हुआ है कोई मतलब नहीं इस चीज का, बस यहाँ से ही पूछ देना. However, still some confusion remains regarding the date and period covered by the written representation. You are required to advise about the date of and period covered by written representation in view of SA 580. ठीक है, तो ये हमने देखा था इसमें डेट एंड पीरियड. डेट क्या है?
और ऑडिटर रिपोर्ट जो है वो रिटन रिप्रेजेंटेशन के डेट से पहले का नहीं होना चाहिए. जो रिटन रिप्रेजेंटेशन है एज नियर एज प्रैक्टिकल, जितना पास उतना खास, because auditor is concerned with events occurring up to date of audit report that may require adjustment or disclosure in financial statement. ठीक है. फिर किसी किसी सर्कमस्टांसेस में वो स्पेसिफिक असर्शन पे भी रिटन रिप्रेजेंटेशन ले सकता है. उस केस में वो रिक्वेस्ट कर लेगा एक अपडेटेड रिटन रिप्रेजेंटेशन का. ये हो गया डेट बात. अब आता है पीरियड. तो जितना भी पीरियड ऑडिटर के रिपोर्ट में कवर्ड है उतना पीरियड का रिटन रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए. ठीक है. फिर एक ऑडिटर और मैनेजमेंट अग्री करता है टू अ फॉर्म ऑफ रिटन रिप्रेजेंटेशन. उसमें क्या होता है, अगर कोई चेंजेस है तो वो भी एड्रेस हो जाए आराम से. कभी कभी ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि अभी का जो मैनेजमेंट है, जो करंट पीरियड मैनेजमेंट है, वो पहले प्रेजेंट नहीं था जब रिटन रिप्रेजेंटेशन लिया गया था. तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज से मुक्त हो जाता है. नहीं, इससे कुछ डिमिनिश नहीं होता उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी. उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी रहती है. और ऑल्टर चाहे तो लास्ट में भी उससे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले सकता है रिलेवेंट पीरियड का. ओके. तो ये सारा कुछ लिखा हुआ है इसमें. द डेट ऑफ एज नियर एज प्रैक्टिकेबल, not after the date of auditor's report, shall be for all financial statements and periods referred to in auditor's report. किसी किसी some circumstances specific assertion का ले सकता है written representation. It would be necessary to request an updated written representation. Written representation सारे पीरियड का हो सकता है जिसमें जो पीरियड ऑडिट रिपोर्ट में कवर्ड है. Management need to reaffirm that written representation is previously made with respect to prior periods remain appropriate. Okay. Situations may arise where current management were not present during all periods referred to in the auditor's report. Such person may assert that they are not in a position to provide some or all of the written representation. इसकी वजह से diminish नहीं होता उसका responsibility, और accordingly the requirement of for the auditor to request from them written representation that cover the whole or the relevant period still applies. Okay. Last question है, I think. Yes, last question है ऐसे 580 का. Comment on the following. Statutory auditors of O Limited requested the management for a written representation in respect of obsolescence of inventory and warranty obligation. Obsolescence of inventory और warranty obligation ये हमने पढ़ा था 540 में. 540 क्या था? Auditing accounting estimates and related disclosures. Recognized by the company in its financial statement. The management denied the representation on the ground that during the course of audit, all the required procedures were performed by the auditor, and after obtaining sufficient appropriate audit evidence, auditor has issued a clean report. Please comment. तो ये दोनों चीज आता है, या फिर कोई भी हमने अगर क्वेश्चन में आता है जो अकाउंटिंग एस्टिमेट से रिलेटेड बात है, तो उसका आंसर एज पर ऐसे 540 होता है. जो 540 में हमने रिटन रिप्रेजेंटेशन वाली बात करी थी. तो चलते 540 में वो देखते क्या था. ऐसे 540 में लास्ट टॉपिक था इसका. रिटन रिप्रेजेंटेशन. तो डिपेंडिंग ऑन नेचर, मटेरियलिटी एंड एक्सटेंट ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, written representation about accounting estimates recognized or disclosed in financial statement may include representation. तो बेसिकली ये बोलता है नेचर, मटेरियलिटी और एक्सटेंट ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी जितना है उसके हिसाब से रिटन रिप्रेजेंटेशन लेना पड़ता है. और उसमें क्या क्या होगा लिखा हुआ रिटन रिप्रेजेंटेशन में कि मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है वो अप्रोप्रिएट है रिलेटेड टू अजम्पशंस एंड मॉडल्स, और वो कंसिस्टेंटली उसे अप्लाई कर रहा है मैनेजमेंट. सेकंड, जो भी assumptions है appropriately reflect करता है मैनेजमेंट का इंटेंट और एबिलिटी टू कैरी आउट स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन ऑन बिहाफ ऑफ एंटिटी. थर्ड, डिस्क्लोजर रिलेटेड टू अकाउंटिंग एस्टिमेट आर कंप्लीट एंड अप्रोप्रिएट अंडर एप्लीकेबल एफआरएफ. जो भी डिस्क्लोजर्स है रिलेटेड टू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स वो कंप्लीट भी है और अप्रोप्रिएट है अंडर एप्लीकेबल एफआरएफ, और देयर इज नो सब्सिक्वेंट इवेंट रिक्वायर्स एडजस्टमेंट ऑन अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड डिस्क्लोजर्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो अगर अकाउंटिंग एस्टिमेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है और अकाउंटिंग एस्टिमेट मतलब 540 प्लस 580 रिटन रिप्रेजेंटेशन का कोई क्वेश्चन है, तो ये आंसर लिखना है कि नेचर, मटेरियलिटी और एक्सटेंट के हिसाब से ऑफ एस्टिमेशन एंड सर्टेनिटी रिटन रिप्रेजेंटेशन लेता है ऑडिटर. उसमें क्या क्या लिखा रहता है कि मैनेजमेंट का प्रोसेस अप्रोप्रिएट है कि नहीं, अबाउट अजम्पशन एंड मॉडल्स यूज, और वो कंसिस्टेंटली अप्लाई हो रहा है या नहीं. अजम्पशंस जो है वो appropriately reflect कर रहा है इंटेंट एंड एबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट to carry out specific course of action on behalf of entity.
फिर डिस्क्लोज करा related to accounting estimates are complete and appropriate under applicable FRF, or that no subsequent event requires adjustment to accounting estimates and disclosures included in financial statement. इसमें भी ऐसे लिखा होगा. ऐसे 540 auditing accounting estimates including fair value accounting estimates and related disclosures requires the auditor to obtain written representation from the management and, where appropriate, those charged with governance whether they believe significant assumptions used in making accounting estimates are reasonable. फिर वैसे ही nature, materiality, extent, estimation, uncertainty का written representation about accounting estimates recognized or disclosed in the financial statement may include representation क्या about appropriateness of measurement including related assumptions and models, और फिर consistency consistently apply हो रहा है यानी assumptions appropriately reflect management's intent and ability to carry out specific course of action. The disclosure related to accounting estimates are complete and appropriate under applicable FRF, but there is no subsequent event require adjustment to the accounting estimate and disclosures included in the financial statement. ये सारा point same to same है. अब यहाँ से next. For the accounting estimate not recognized or disclosed in the financial statement, written representation may also include representation about कोई ऐसा accounting estimate है जो कि not recognized or disclosed in the financial statement. वो तो ना तो recognize किया गया ना disclose किया गया financial statement में. Written representation may also include representation about appropriateness of the basis used by management for determining that the recognition or disclosure criteria of applicable financial reporting framework have not been met. ठीक है, तो ये चेक लिखना होगा कि appropriateness of the basis used by management, जिस basis पे जो basis management use किया है for determining that the recognition or disclosure criteria of the applicable FRF have not been met. ठीक है, the appropriateness of basis used by management to overcome the presumption relating to the use of fair values set forth under the entity's applicable financial reporting framework for those accounting estimates not measured or disclosed at fair value. ठीक है, जो भी एस्टिमेट है वो ना ही मेजर किया गया ना ही डिस्क्लोज किया गया फेयर वैल्यू पे. कंक्लूजन. Management contention on the ground that during the course of audit, all the required disclosures were performed by the auditor, and after obtaining sufficient appropriate audit evidence, auditor has issued clean report for for not providing written representation is not correct. The management should provide written representation to the auditor. अब आता है duty of auditor if management refuses to provide written representation. The same, discuss the matter with the management, reevaluate the integrity of the management, फिर take appropriate action, including determining possible effect on the opinion, for disclaim an opinion on the financial statement in accordance with SS 705. So ये आंसर थोड़ा लंबा था. MTP March 19 का ये important हो सकता है. 3 questions थे. We have done all. We have done the concepts. So let's meet in the next video. Thank you everyone. Bye bye.